का इजराइल ने सीरिया पर हमला कर दिया है। ये बड़ी खबर है। सीरिया लगा हुआ है, बहुत दूर नहीं है गाजा। इसराइल ने दमिश्क के एयरपोर्ट को मिसाइलों से उड़ाया है। ईरानी वजीर खारजा का तैयारा किस तरह से बाल बाल बच उठा है। एरियल व्यू में साफ दिख रहा है कि कैसे इजराइल गाजा को समतल करने में जुटा है। सीरिया के इन 2 एयरपोर्ट्स पे बमबारी करके काफी इंस्टॉलेशन को खत्म कर दिए, रनवेज तोड़ दिए हैं। और 2 एयरपोर्ट्स जो सीरिया के मेन हैं शाम के, वो आउट ऑफ सर्विस हैं आफ्टर साइमल्टेनियस इजराइल अटैक। फलस्तीनी मुसलमानों पे जो गोलियां बरसाई जा रही हैं उसको सूअर की चर्बी में रख के फिर वो गोलियां जो है वो बंदूक में इस्तेमाल की जाती हैं, मुसलमानों पे जो है वो बरसाई जाती है। पाकिस्तान का रोल क्या होना चाहिए इसमें, हम क्या, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं और हमारे दुखी दिल हैं सबके। पूरी मुस्लिम वर्ल्ड का एक मसला है, अपने एनिमीज को बंदूक के जोर पे, तलवार के जोर पे हराने के वही 8वीं सदी के ख्वाब देख रहे हैं। इनोवेशन से, कंपटीशन से लड़ना नहीं आता। ये इसराइल की बका की जंग है। सही। यानी इसके बाद या तो इसराइल है। इजिप्ट ने अपना बॉर्डर बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि हम में ये लोग नहीं चाहेंगे, हम नहीं इनको घुसने देंगे। क्यों नहीं घुसने देंगे? इन्होंने जो जॉर्डन में किया था। ये 20 से 25 लाख गजा की पट्टी के ऊपर थोड़े से मुसलमान रह रहे हैं। ठीक है, सुकून से आप अपनी जिंदगी गुजारे। अगर आपको ज्यादा मसला है तो आप वहां से माइग्रेट कर दें। और इतने ये सियाने बन रहे हैं ये आज फलस्तीन के लोग, शायद मेरी बात किसी को बुरा भी लगे, जब यहूदी यहाँ पे आबाद होने लगे थे तो इन्होंने ही अपने प्लॉट बेचे थे, इन्होंने अपने जमीनें बेच के उनको आबाद किया था। तो इसराइल को अगर आपने शिकस्त देनी है तो ये जो कंट्रीज, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, जिसमें कतर है, जिसमें ईरान है, इनको चाहिए कि ये बंदूकें खरीदने के लिए नहीं बल्कि किताबें देने के लिए फंडिंग करें फलस्तीनियों को। इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया, जब मैं रिसर्च कर रहा था इसके हमास के हेड के ऊपर, उसके बच्चों की तस्वीरें मौजूद हैं शादीशुदा होके वो नाइट क्लबों में घूम रहे हैं टर्की और कई दूसरे ममालिक के अंदर। फलस्तीनी बच्चों के मुस्तकबिल के खिलाफ जितना इसराइल है उतना ही हमास है, क्योंकि वो किताब छीन के बंदूक पकड़ाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वायलेशंस उस तरफ से नहीं होती, जितनी भी वायलेशंस होती हैं उसका आंसर जो है वो सिर्फ और सिर्फ साइंस और तालीम और तरक्की के मैदान में देना पड़ेगा। पूरी मुस्लिम वर्ल्ड का एक मसला है, अपने एनिमीज को बंदूक के जोर पे, तलवार के जोर पे हराने के वही 8वीं सदी के ख्वाब देख रहे हैं। इनोवेशन से, कंपटीशन से लड़ना नहीं आता। चीन किस तरह हरा रहा है अमेरिका को बंदूक तान के। जापान पे, हिरोशिमा पे बॉम्ब मार दिया अमेरिका ने। क्या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी जापान में जो उठ के वॉशिंगटन पे हमलावर हो गई? कंपटीशन से साथ खड़े हुए हैं, आज उनके बराबर खड़े हो रहे हैं। हिंदुस्तान किस तरह चीन से बदला ले रहा है। क्या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो जाके जो है वो बीजिंग के अंदर बम से अपने आप को उड़ाती फिर रही है? कंपटीशन से। कंपटीशन नहीं सीखते, और वहां पर इसराइल को अगर आप मात देंगे तो वो मुस्लिम उम्मा की फतह है, वो फतह है फलस्तीनी बच्चों की और वहां पे माओं की और बहनों की और बेटियों की। तो इसराइल को अगर आपने शिकस्त देनी है तो ये जो कंट्रीज, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, जिसमें कतर है, जिसमें ईरान है, इनको चाहिए कि ये बंदूकें खरीदने के लिए नहीं बल्कि किताबें देने के लिए फंडिंग करें फलस्तीनियों को। उनको साइंटिस्ट बनाएं, डॉक्टर बनाएं, रिसर्चर बनाएं, उसके बाद में हमले करें जाके इसराइल के ऊपर, क्योंकि आप तो अपने मुल्कों में महफूज हैं लेकिन बच्चे उनके मर रहे हैं। इस वक्त दुनिया के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट जो पर 1000 एम्प्लॉयज़ है, यानी कि 1000 सरकारी मुलाजमीन में सबसे बड़ा नंबर दुनिया में साइंटिस्ट का जो है वो इसराइल में है, 140 साइंटिस्ट पर 1000 पीपल। कतर और ईरान से ये मुतालबा है कि इस तरह का मुकाबला करके दिखाएं ना इसराइल का, तब समझ आती है कि आप वाकई चाहते हैं खुशनुदी फ़लस्तीनियों की। इसके अलावा 6 नोबेल प्राइज़ हैं केमिस्ट्री के अंदर, 6 नोबेल प्राइजेस, इसमें से एक लेके दिखा दें या तो, अगर वाकई लड़ना है उनसे। इसके अलावा आपको पता है कि तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, बेशक वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हों, सॉफ्टवेयर्स हों, वो फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री हो, वो जो है वो वाटर फिल्ट्रेशन के प्लांट्स हों, वो अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज हों, उसमें इसराइल दुनिया में टॉप पे खड़ा हुआ है, स्पेस साइंसेस में टॉप पे खड़ा हुआ है। तो अगर आपने लड़ना है, पाकिस्तानियों के लिए भी यही मैसेज है कि अगर आपने लड़ना है अपने एनिमीज से तो वो इस मैदान में लड़ना पड़ेगा। अगर आप एक सेन आदमी हैं तो आप ना इसराइल को सपोर्ट कर सकते हैं ना हमास को। इसमें से किसी एक को भी आपने चूज़ किया, यू हैव लॉस्ट एज अ थिंकर, एज अ पर्सन, एज अ कंप्लीट इंडिविजुअल।
सर वो ताहिर अशरफी साहब ने कहा मसनूआत का बाइकआउट कर दो, बस ये प्रोडक्ट्स का बाइकआउट। और उनकी मसनूआत के बगैर तो आप जिंदा नहीं रह सकते हो, क्योंकि वो तो उनकी तो टेक्नोलॉजी उनकी प्रोडक्ट है भाई। या तो फिर टेलीफोन इस्तेमाल करना बंद कर दो, टीवी देखने बंद कर दो, बंद करो ना ये सारी चीजें। गाड़ियां ना गधों पे चढ़ो फिर जाके, सारा कुछ तो वो बनाते हैं। इस वक्त इजराइल का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है कि जितने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नए स्टार्टअप है सारे वहां से शुरू होते हैं। या तो फिर जर्मन चीजें, ये जो सारे यहूदी यहां बना रहे हैं चीजें बंद करो, ये इंग्लिश मूवियां देखनी बंद करो। क्या क्या बंद करोगे यार, क्या क्या बंद, दवाइयां खानी बंद करो जो अमेरिकन जो बनती हैं सारी, ये कंपनियां ज्यूइश कंपनियां सारी बनाती हैं। मौलाना अशरफी साहब तो खुद कई बलाती चीजें खाते पीते हैं, वो किस तरह छोड़ सकते हैं? जहाजों पे चढ़ना बंद करो, खोतों पे चढ़ो फिर। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बात आली है, मेरा ये जो मुझे सबसे ज्यादा फिक्र है, क्योंकि फलस्तीनी जो चैलेंज, अच्छा मैं फलस्तीन की तरफ बोलना चाहूंगा। पनामा लीक की जिसकी वजह से आपने नवाज शरीफ साहब को निकाला था यहां से, उसी पनामा लीक के अंदर हमास के हेड के बच्चों की करप्शन की स्टोरियां भी मौजूद है। आज मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, जरा गूगल पे जाके देखें हमास के हेड के बारे में, उसके बच्चों की सिटीजनशिप टर्किश है, और टर्किश और हमास के अंदर उसकी सारी कमर्शियल रियल एस्टेट है। खुद बंदे की रिहाइश टर्की में है और उसकी रिहाइश जो है दोहा में है, कतर में। और उनके बच्चों का जरा लेविश लाइफस्टाइल देखें, और उसके बारे में, उसके बच्चों के बारे में यह है कि मैरिड है, नाइट क्लब में जाके दूसरी खवातीन के साथ तस्वीरें हैं उनकी, और ड्रिंकिंग शराब पीते हैं। ये मैं कह नहीं रहा हूं, ये सऊदी इंटेलिजेंस और सऊदी मीडिया की रिपोर्टें हैं। और करप्शन, अब मैं आगे बताना चाहता हूं, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर ये जो आपके लौंडे लपाड़ों को तो खैर पाकिस्तान की हिस्ट्री का नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, या इनको तो मजे की, मैंने बताया ना आपको, इनको तो इंग्लिश में 2 लफ्ज नहीं आते, रिसर्च किस तरह गूगल से करेंगे। इनको ये नहीं पता कि जॉर्डन ने उनका कैंप बनाया था फलस्तीन का, तो इन्होंने जॉर्डन के किंग के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसमें आपके ज़ियाउल हक साहब और दूसरे इन्वॉल्व होकर जाके ऊपर उन्होंने हथियारों के साथ मारा था। अब नाज़रीन किराम, इस वक्त जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, मैं आपको यह बताऊं कि शामी दारुल हुकूमत दमिश्क के एयरपोर्ट पर इस्राएली फौज ने बमबारी की है। अरब मीडिया के मुताबिक इस्राएली फजाइया ने शामी दारुल हुकूमत दमिश्क समेत हलब के एयरपोर्ट पर भी बमबारी की। दमिश्क के हवाई अड्डे पर इस्राएली बमबारी के बाद एयरपोर्ट से धुएं के बादल उठते देखे गए। इस्राएली बमबारी की वजह से हवाई अड्डों के रनवे को नुकसान पहुंचने की इत्तलात है। रिपोर्ट के मुताबिक दमिश्क पर बमबारी और ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान के मुमकिना दौरे से कुछ देर कबल की गई, यानी कि इन्हें पता था कि दमिश्क में ईरान के वजीर खारजा आ रहे हैं और उनका जहाज जो है वो यहां पर लैंड करना है, उनका दौरा यहां पर एक्सपेक्टेड था, और उससे कुछ देर पहले ही एयरपोर्ट की रनवे उड़ाई गई, एयरपोर्ट के ऊपर बमबारी कर दी गई। अरब मीडिया का कहना है कि शामी फौज की जानिब से भी इसराइली तैयारों पर तैयारा शिकन मिसाइल से जवाबी हमले किए गए। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि गुज़श्ता रोज इसराइली फौज ने दावा किया था कि शाम की जानिब से इसराइल पर रॉकेट हमले किए गए हैं।